आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसे हो तुम लोग? कहाँ हो तुम लोग? सो तो नहीं चादर तान के हैं कि अभी तो एग्जाम में बहुत दिन है, अब कैलेंडर आ गया है सर, बहुत लेट में एग्जाम है, तो महीने भर सो लें क्या? कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस? अच्छा, कितने लोग को अच्छा लगा कैलेंडर देख के? अच्छा लगा तो यस लिखो, अच्छा नहीं लगा तो नो लिखो। मतलब डेट से खुश हो या नहीं? अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फैक्ट पता है क्या होता है? जब भी डेट आती है थोड़ा लेट आती है, 90% लोग खुशी होते हैं। ओके, क्योंकि तैयारी उस स्तर पे चल नहीं रही होती जैसी चलनी चाहिए, ठीक है। तो जब डेट आता है तब तो ठीक से तैयारी शुरू होती है। तो अगर टाइम अच्छा होता है तो 90% लोग खुश होते हैं चलो बढ़िया हुआ, अभी टाइम है। लेकिन यार एक बात बताऊं, ये ना कई बार बहुत ऐसा हो जाता है कि कई लोग लेजी हो जाते हैं, बट आई डू नॉट थिंक कि लेजीनेस इज दैट बिग इशू, यू कैन काउंटर इट। तो गुड टाइम है, अच्छा टाइम है बेटा। और ज़्यादा टाइम देखकर फ्रीक्वेंसी टूटने लगती है, ये सब तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, राइट। तो यू कैन नॉट साइको साइकोलॉजिकल, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, ये सब चीज़ें फर्क नहीं करेगा फिर आपको, ठीक है। तो ये तो दिमाग के इश्यूज हुए ना कि आप पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि डेट लेट है, ये कौन सी बात हुई? ये कोई बचपन वाला एग्जाम थोड़ा चल रहा है, 9th और 10th का कॉम्पिटेटिव एग्जाम भैया, इसमें मोटिवेट रह के पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब बातों पर गौर ना करो और दिल लगा के दम लगा के मेहनत करो। समय अच्छा है, सितंबर अक्टूबर टीयर 1 की डेट दी है उन्होंने। सितंबर अक्टूबर टीयर 1 की डेट अगर है तो यू हैव गुड टाइम, ओके। मतलब मैं नवंबर को भी डिस्काउंट कर दूं अगर, तो यू हैव दिसंबर टू अगस्त, तो प्योर 9 मंथ्स आपके पास तो है, कम से कम। मैंने नवंबर को डिस्काउंट कर दिया, छुट्टियों में निकाल दिया। देन मैंने मान लिया कि एग्जाम सितंबर की शुरुआत में हो गया, तो वो भी डिस्काउंट कर दो, तो एटलीस्ट यू हैव 9 मोर मंथ्स। बीत जाएगा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बहुत टाइम है। अभी क्या है, जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहा था तो लोगों को रिलेटिवली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है, तो बहुत लेट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, टाइम बहुत जल्दी से निकलता है। अभी 2023 का न्यू ईयर बनाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, नवंबर में बैठे हैं हम लोग। टाइम फ्लाइज, यू नो, टाइम फ्लाइज। सो लेट्स बी डायरेक्टेड, लेट्स कीप वर्किंग एवरी डे फॉर द बेटरमेंट। अच्छा समय है तैयारी के लिए, रिविजन के लिए, अच्छी प्रिपरेशन करो, ठीक है। हाँ जी, सो चलिए आज की शुरुआत करते हैं बोर्ड साइंस स्ट्रीम। और बोर्ड साइंस स्ट्रीम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 22 क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट मोर और लेस टीएसडी वाला ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नई चीज़ें हैं उनको सीख लेते हैं, फिर हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो 2 क्लास मैंने बोर्ड साइंस स्ट्रीम के लिए रखी है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, 22 सवाल करने खाली, थोड़ी थियरी पढ़ लेते हैं और फिर सवाल लगाना शुरू करते हैं। रिलैक्स में आराम से हम लोग कर लेंगे कल तक, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट बोर्ड साइंस स्ट्रीम, चलो कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि भाई सवाल करने के पहले कि थियरी क्या है इसकी। तो जैसे नाम है आपका कि बोर्ड है और स्ट्रीम है, तो बेसिकली क्या समझना है हमें कि एक नदी है मान लिया ऐसे, और वो नदी हमारी बह रही है। तो नदी में जो पानी बहता है इसको हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट, इसके कई सारे नाम होते हैं। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ रिवर बोल सकता हूँ, इसको मैं स्पीड ऑफ करंट बोल सकता हूँ, इसको मैं स्पीड ऑफ रिवर, करंट या स्ट्रीम, ये 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। लेटर से मैं इस स्पीड को एस से डिनोट कर रहा हूँ। एस इज स्ट्रीम का स्पीड, रिवर का स्पीड, करंट का स्पीड। मान लेते हैं ये दिशा है इसकी, और इसके ऊपर एक बोट है, ठीक है, ये बोट है। अब इस बोट की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में हो सकती है, इसको बी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट। तो अब एक बात बताना मुझे आप सभी कि ये जो स्ट्रीम की स्पीड है और जो बोट की स्पीड है, क्या एक ही दिशा में है? यस। क्या स्ट्रीम बोट की मदद कर रही है? यस।
अगर 1 घंटे में मान लिया स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 5 किलोमीटर पर आवर है, और बोट की स्पीड मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर पर आवर है, समझते हैं इसको। तो बोट की स्पीड नदी के ऊपर 15 किलोमीटर पर आवर की है और नदी खुद 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो 1 घंटे में जो कोई व्यक्ति, मान लिया यहां जमीन है, इस जमीन पे खड़ा होकर नदी के किनारे रिवर ऑफ बैंक ऑफ द रिवर खड़ा है और यहां से इस बोट को देख रहा है, तो 1 घंटे के बाद बोट कितना दूरी चलेगा, बोट का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहोगे बोट नदी के ऊपर खुद 15 चलेगा और नदी खुद 5 लेके चली जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कि 20 किलोमीटर चल जाएगा। तो क्या ये जो आदमी यहां जमीन पे खड़ा है ये देख रहा है कि 1 घंटे में ये बोट 20 किलोमीटर आगे चली गई? ठीक है, तो ये जो स्पीड होती है इसको हम बोलते हैं डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं या यू और वी नोटेशन यूज कर ले। मैं यहां डी का नोटेशन यूज कर रहा हूं। डी इज नॉट डिस्टेंस, डी इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ये हमारी क्या है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम को ऐसे समझ सकते हो आप, डाउन मतलब उतरना होता है, तो आपको चढ़ते समय ज्यादा ऊर्जा लगती है, कहीं भी उतरते समय कम लगती है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो आपकी मदद करती है नीचे उतरते समय। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब डाउन आ रहे हो, हेल्प मिल रही है, तो बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड में जुड़ गई, तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, बी प्लस एस के बराबर होगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। बात समझ में आई? इसी केस को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रीम है, मान लेते हैं कि स्ट्रीम इधर एस की स्पीड से जा रही है और एक बोट है, ठीक है, ये एस के ऊपर है, बोट मान लेते हैं इधर जा रही है बी के एम पी एच, इसको मान लेते हैं एस के एम पी एच। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर क्या बोट और स्ट्रीम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है? यस। तो क्या स्ट्रीम बोट की मदद कर रही है? नहीं, ग्रोथ कर रही है। इस केस को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ऐसे समझो कि आप सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, अप जा रहे हो, सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है, अप स्ट्रीम। तो यहां होगा क्या कि अपस्ट्रीम स्पीड को मैं यू से डिनोट करूंगा, और यू होगी कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। आपको पता है 1 घंटे में अगर बोट 20 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आ रहा है, और ये कोई व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा है, तो बोट बी इधर जाएगी, लेकिन स्ट्रीम इसको एस पीछे खींच लाएगी, क्योंकि स्ट्रीम भी तो चल रही है 10 किलोमीटर, तो नेट जो डिस्टेंस चलेगा वो बी माइनस एस चलेगा, तो हम कहेंगे अप स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होगी, बी माइनस एस। ठीक है, समझ में आया? मैं इसको आगे लेके चलता हूं। अब मैं इसी चीज को यहां लिखूंगा कि मैंने क्या लिखा, कि जो डाउन स्ट्रीम केस का सिनारियो होता है, मैं बात कर रहा हूं कि भाई मेरा एक सिनारियो है जो डाउन स्ट्रीम सिनारियो है, तो डाउन स्ट्रीम सिनारियो में मैंने लिखा कि स्पीड जो डी है वो बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड है, और जो अपस्ट्रीम सिनारियो है, तो अपस्ट्रीम सिनारियो में वही बोट की जो स्पीड है वो यू टर्न हो जाती है और वो बी माइनस एस के बराबर हो जाती है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल दो। ये बात बिल्कुल ख्याल रखनी है कि डाउन स्ट्रीम इज बोट प्लस स्ट्रीम, अपस्ट्रीम इज बोट माइनस स्ट्रीम। यहां से अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दूं, 1 और 2 को अगर आप जोड़ोगे तो यहां से मिलेगा 2b इज इक्वल टू डी प्लस यू, यहां से मिलेगा आपको डी बी इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2। यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड की जो स्पीड है वो डी और यू को जोड़ के आधा करने से मिलेगी। अगर आप इसी ज्ञान का इस्तेमाल करें और आप अपस्ट्रीम स्पीड की, अपस्ट्रीम डायरेक्शन की स्पीड निकालेंगे, तो ये वैल्यू डी माइनस यू बाई 2 निकल के आ जाएगी, और डी माइनस यू बाई 2 की जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपको अपस्ट्रीम की स्पीड दे देगी। तो ये बात भी आपको ख्याल रखनी है। एक बहुत और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा कि 1 और 2 इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 करें, तो यहां से आपको एक बहुत मजेदार रिलेशन मिलता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो होगा वो बी प्लस एस अपॉन बी माइनस एस के बराबर होगा। इसका भी हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ऐसे। अच्छा, एक चीज मैंने गलत लिखी है कि ये एस होना चाहिए, बिल्कुल सही आपने बोला, स्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखा है, बी और एस निकाला आपने, आप जरा इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से बी बटा एस निकलेगा, और बी बटा एस क्या आएगा, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। ये जो भी फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, टोटल 6 एक्सप्रेशन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पर हमें डी और यू दिया होगा, हमें बी प्लस एस, हमें बोट और स्ट्रीम का रेशियो निकालना होगा। तो अगर आपको खैर ये फॉर्मूला पता है दोनों, तो सीधा रेशियो उठा के लिख दिया हमने, नहीं सॉरी, ये डी और यू का रेशियो तो सीधा आ जाएगा। अब बी बटा एस यहां से निकला, तो बी और एस अगर पता है तो हमने यहां निकाल के रख दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको डी और यू बाई 2 करके डी माइनस यू बाई 2 करके रेशियो मिलेगा। अगर इन दोनों का रेशियो ही निकालना है सिर्फ, तो डी प्लस यू बटा डी माइनस यू करने से आ जाता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? कोई तकलीफ?
अभी तक किसी को नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा। इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये होता है कि भाई कोई बोट है मेरे पास मान लिया, और वो बोट लेके आप निकले, और आपने कहा कि मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो डी है, डी इज नॉट डाउन स्ट्रीम हियर, यहाँ डी जो है हमारी डिस्टेंस है, कैपिटल डी लिखा है मैंने, ये आपकी डिस्टेंस है, राइट। अब एक दिशा जो है वो अपस्ट्रीम बनेगी, एक डाउन स्ट्रीम बनेगी। मान लेते हैं कि ये हमारा डाउन स्ट्रीम का डायरेक्शन है। अगर ये डाउन स्ट्रीम का डायरेक्शन है तो आप क्या बोलोगे कि यहां मेरी गति क्या है, बी प्लस एस है। और अगर ये दिशा मेरी मान लेते हैं अपस्ट्रीम की दिशा है, तो यहां स्पीड आपका बी माइनस एस बनेगा या नहीं बनेगा? यस। अब दो बातें लिखता हूं मान लिया, ठीक है, कि पी पॉइंट यहां है और क्यू पॉइंट मान लेते हैं यहां है। स्ट्रीम का मतलब यहां लिखा ना मैंने, सारी चीजें यहां पढ़ो। एस जो है स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये तीनों एक ही बात है, उसको मैंने एस से डिनोट किया है, ठीक है। यहां जाओ। अब देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। मैं लिखने जा रहा हूं कि मान लेते हैं कि बोट यहां से यहां गई, बोट देखो पी से गई क्यू और क्यू से आई पी, पी से क्यू गई, फिर क्यू से पी वापस आ गई, और इस प्रोसेस में टी जो है ये टोटल टाइम लगा इसको टोटल टाइम क्या लगा? टी। सिंपल इक्वेशन आप लिख सकते हो, डी बटे बी प्लस एस टाइम लगेगा जाने में, डी बटे बी माइनस एस टाइम लगेगा वापस आने में, और टोटल टाइम टी है। अगर उसी इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं, मतलब ये इक्वेशन बनेगी ऐसी बनेगी, डी अपॉन बी प्लस एस प्लस डी अपॉन बी माइनस एस, और ये टाइम क्या होगा? टी। तो कभी हमें एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखना पड़ेगा, लिखेंगे, बट इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी। अगर आप एलसीएम लेके इस वैल्यू को जोड़ डालो और सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, 2dB। ये एक्सप्रेशन बहुत काम का एक्सप्रेशन है, बस बात आपको यहां ध्यान कर रखनी है। बी बोट की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, टी टोटल टाइम है। एक बार डाउन स्ट्रीम गए और एक बार वापस आए, तो एक बार गए और एक बार वापस आए, तो हमें इसका इस्तेमाल कई बार करना पड़ेगा टू गेट। एक चीज नहीं पता होगी उसको निकालने में इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी केस को मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। ये सेम केस को आप दोबारा ऐसे देखेंगे, सेम डी दूरी है, ये डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं तो बी प्लस एस से गए, ये अपस्ट्रीम मान लेते हैं और ये बी माइनस एस से वापस आए। यहां मैं आपको बोलूंगा कि आने और जाने में जो समय है, डिफरेंस ऑफ टाइम, इसको मैं टी से डिनोट करूंगा, स्मॉल टी। डिफरेंस को मैं स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं, और कैपिटल टी से मैंने क्या डिनोट किया? टोटल टाइम को। तो बी प्लस एस बी माइनस एस, डिफरेंस इन टाइम को मैंने टी से डिनोट किया। अगर आप इस एक्सप्रेशन को लिखने जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा जब आप स्ट्रीम जाओगे, कम समय लगेगा जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे, राइट। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? टी के बराबर होगी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं, इधर आएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू स्मॉल टी, और ये वैल्यू हो जाएगी 2ds। तो दोनों एक्सप्रेशन बहुत सिमिलर से हैं। फर्क कहां आया है देखो, वहां हमारा कैपिटल टी था टोटल टाइम, तब यहां हमने बोट की स्पीड लिखी है 2dB, जहां डी हमारा डिस्टेंस है, और यहां पर हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू स्मॉल टी बराबर 2ds। जब स्मॉल टी लिख रहे हैं डिफरेंस इन टाइम, तो हम यहाँ स्ट्रीम की स्पीड लिखते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो आपको ख्याल रखने हैं। तो हमने अभी तक कुल मिला के क्या लिखा है? बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो, बोट का स्पीड का रेशियो, स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो, बोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड। तो कुल मिला के अगर आप इतनी बातें जान गए हो तो अब हम सवाल करना शुरू कर सकते हैं, और सवाल करते करते कुछ दो चार बातें नहीं भी सीख लोगे आप, कि भाई जो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है कि टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट। डीबी डीएस में डी बेटा डिस्टेंस है, बी हमारी बोट की, डी बी मतलब डी इज डिस्टेंस, बी इज बोट का स्पीड और उसका गुणा। मैंने आपको एक्सप्रेशन लेफ्ट में लिखे हैं, उसी को सिंप्लीफाई करके यहां लिखा है। ये डी और बी का गुणा है, डीबी कोई डेसिबल का मान नहीं है। डीबी इज व्हाट? डिस्टेंस इनटू बोट का स्पीड, ठीक है। एस इज स्ट्रीम का स्पीड। क्लियर है? समझे कि नहीं? सवाल पे आ जाए आप। तो बाकी जो कॉन्स्टेंसी है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, और है तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एप्लीकेशन। जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसको यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आपने एक चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, एवरेज स्पीड पढ़ रखी है, राइट। जैसे बोट्स एंड स्ट्रीम में मान लिया मुझे एवरेज स्पीड निकालने को कभी बोल दिया जाए, तो डी डिस्टेंस पे एक बार आप डाउन स्ट्रीम हो और एक बार अपस्ट्रीम हो, तो एक बार आप बी प्लस एस जाने में हो और बी माइनस एस आने में हो,
हमने आपको एक चीज पढ़ा रखी है कि अगर d डिस्टेंस है और d डिस्टेंस में हमारी मान लिया एक बार s1 की स्पीड है जाते समय लेट से, और s2 की स्पीड है आते समय, d डिस्टेंस में एक बार s1 है एक बार s2 है, इक्वल डिस्टेंस स्लॉट में s1 s2 स्पीड दी हो, तो एवरेज स्पीड हम क्या लिखते थे याद है? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस, वो यहां भी अप्लाई है। अगर आपको यहां मैं बोलूं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाके मुझे एवरेज स्पीड निकाल दो, तो आप क्या लिखोगे? आप कहोगे 2s1 s2 बनेगा तो ये b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन s1 प्लस s2 करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, ये b से b कट जाएगा क्योंकि b प्लस s और b माइनस s जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बटा b, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। और जब डिस्टेंस बराबर होगा तो क्या होता है? स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होगा, तो हम b प्लस एस बटा b माइनस एस क्या लिख सकते हैं? रिवर्स टाइम रेशियो लिख सकते हैं। तो वो हम यूज करेंगे, वो सवालों में आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा जब सवाल करेंगे। तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग जो टीएसडी में आपने करी है उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो कुछ चीजें नई थी या जनरलाइज एक्सप्रेशन था वो हमने लिख लिया है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बाकी सवालों के थ्रू आपको क्लैरिफाई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से करेंगे। एक बोट कवर करता है कुछ दूरी, सर्टेन डिस्टेंस, while going along with stream, स्ट्रीम के साथ चलते हुए स्पीड 42.8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन while coming back, वापस आते समय जो स्पीड है वो 18.6 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। हमें स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। अब एक बात आप बताओ कि बोट कुछ दूरी कवर करती है और कह रहा है स्ट्रीम के साथ जाने में हमारी स्पीड 42.8 है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें दी हुई है 42.8? यस, kmph। अच्छा, हमें वापस आते समय अपस्ट्रीम स्पीड का अंदाजा है और वो हमारा है 18.6 kmph। हमें स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कितनी है। आप ये कहोगे कि स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है कि d माइनस यू बाई 2 होती है। अब ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, घटा के आधा करना होता है, क्योंकि d b प्लस एस होता है, u b माइनस एस होता है, बट हमें इसको सीधे लिखना पड़ेगा d माइनस यू बाई 2। समय इतना नहीं हमें लगाना है अननेसेसरी। तो आप कहोगे ऐसा बनेगा, तो ये हो गया 24.2/2, ये वैल्यू आ गई 12.1 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, 12.1 किलोमीटर पर आवर। सी करेक्ट हो गया। यस और नो? समझ में आ रहा है सभी को? पहला सवाल। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कह रहा है कि जो बोट की स्पीड है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे है, वाइल गोइंग अपस्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल जाते समय, अपस्ट्रीम जाते समय इसको 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं 65 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कितनी है। तो मुझे बोट की स्पीड दी है 22 और मुझे अपस्ट्रीम स्पीड दी है कि अपस्ट्रीम में 65 किलोमीटर जाने में मुझे 4 घंटे 20 मिनट लगे। 20 मिनट को मैं 1/3 घंटा लिख सकता हूँ। 65 किलोमीटर इतना टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड होता है। तो ये वैल्यू मेरा हो गया 65 बटे 4 तियां 12, 1 13/3, तो ये वैल्यू हो गई 13 × 5 = 65, 5 तियां 15। तो यू की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। और यू की वैल्यू क्या होती है? बोट माइनस स्ट्रीम। ये वैल्यू 15 हो गई। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? बोट माइनस 15। और बोट की स्पीड मुझे 22 दी हुई है, 22 में 15 घटा लो आप, वैल्यू आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। ये सब ओरली कर सकते हो आप। जैसे ये 15 आ गया, आप खुद देखो कि 22 में क्या घटाने से 15 आएगा? 7। स्ट्रीम बोट में से स्ट्रीम की स्पीड घट के अपस्ट्रीम केस बन जाता है। तो ये वैल्यू हमारी 7 किलोमीटर पर आवर आ गई, और 7 किलोमीटर पर आवर हमें क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्ट्रीम की स्पीड हमारी कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। बोट की स्पीड क्या है? 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। इट टेक्स 6 hours in total to cover the distance from A to B and B to A. Find the time taken by boat to cover thrice the distance of the total journey to cover in upstream. तो जो दूरी है उसका 3 गुना मुझे अपस्ट्रीम में चला देना है, मुझे टाइम बताना है। तो क्यों ना मैं अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लूं, नॉर्मल डिस्टेंस में अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है उसका 3 गुना कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप मुझे बताओ कि स्ट्रीम की स्पीड दी है, बोट की स्पीड दी है, तो आपको ये बताना है कि भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। आप कहोगे 8 और 24 32 होगा। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? 24 - 8 16 होगा। ठीक है, क्या डी और यू की स्पीड का अनुपात 2:1 है? तो क्या टाइम का रेशियो 1:2 होगा? यस। टोटली टाइम रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा? टाइम रेशियो उल्टा होगा, क्योंकि दूरी तो बराबर चल रहा है ना अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में। ये टोटल टाइम मुझे 3 घंटे दिया हुआ है, 1 यूनिट मेरा 1 घंटे के बराबर हुआ, 2 यूनिट मेरा 2 घंटे के बराबर हुआ। यस, आप ये कह रहे हो कि मुझे 2 घंटे लग रहे हैं किस चीज में?
6 दिया हुआ है, सॉरी। अच्छा, टोटल 6 घंटे लग रहे हैं क्या? ठीक है, ए से बी से 6 घंटे लग रहे हैं, तो 6 लग रहे हैं, तो ये 2 और 4 कर दो, तो यहां मैं 2 कर देता हूं, यहां मैं 4 कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता दो बस, कह रहा है जो टोटल जर्नी है मेरी, उसका 3 गुना मुझे अपस्ट्रीम में चलाना है। टोटल जर्नी आपकी कितनी है? क्या लेट्स से मैंने कहा x डिस्टेंस है, तो मेरी टोटल जर्नी कितनी होगी? 2x होगी भाई। अगर मैं ये फॉरवर्ड डिस्टेंस x मान लूं, तो आना और जाना मिला के 2x की जर्नी हुई। मुझे इसकी 3 गुनी जर्नी यानी 6x डिस्टेंस चलानी है, और वो भी अपस्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में x की दूरी चलने में 4 घंटे लगते हैं, तो 6x चलने में मुझे 24 घंटे लगेंगे। यस और नो? यस, आंसर हो गया। समझो इस बात को भाई। जब मैंने यहाँ 4 घंटे जो लिखे हैं, वो किस दूरी के लिखे हैं? मैं मान रहा हूँ x दूरी जाना और x दूरी आना। x दूरी वापस आने में 4 घंटे लग रहे हैं, अपस्ट्रीम के केस में मुझे 4 घंटे लग रहे हैं x दूरी में। लेकिन अगर टोटल जर्नी जो 2x की है, उसकी 3 गुना जर्नी यानी 6x की जर्नी मैं अपस्ट्रीम के केस में करा दूं, तो जो 2x में समय लगता है ना, इंटू 3 करना है मुझे, 6x बना। अब x दूरी चलने में अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगता है भैया, तो 6x चलने में 24 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपका जो आंसर है, वो आंसर हो गया आपका 24 आवर्स। ये मेरा आंसर हो गया, ये ऑप्शन। ठीक है, कहो हाँ क्लियर हो गया, से यस इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, बोट की स्पीड 14.25 किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड 3.75 किलोमीटर पर आवर है। आपको एवरेज बताना है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का एवरेज। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का एवरेज कैसे निकलेगा? d+u/2, एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो आपको समझना कैसे कि एवरेज मुझे निकालना है स्पीड जो डाउन स्ट्रीम है और अपस्ट्रीम है। ये नहीं निकालना है मुझे कि डी डिस्टेंस जाना है और डी डिस्टेंस आना है, उसका औसत निकाल दो, ये अलग चीज हुई बेटा। वो तो हार्मोनिक मीन से निकलता है 2s1s2। ये नहीं कह रहा है आपसे कि मुझे पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बता दो, क्योंकि वहां तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। यहाँ बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा है आपसे कि एक मेरी स्पीड डाउन स्ट्रीम है, एक स्पीड अपस्ट्रीम है, इसका एवरेज बता दो क्या होगा। 2 स्पीड्स का एवरेज पूछ रहा है, तो वी हैव टू सिंपली डू द न्यूमेरिकल एवरेज d+u/2। और d+u/2 किसके बराबर होता है? कोई बताएगा? आप कहोगे d+u/2 तो हमारा सिंपल सा बोट की स्पीड के बराबर होता है, क्योंकि b+s b-s/2 करोगे b आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। सवाल बहुत बेहतरीन है, ये गलती नहीं करनी है यहाँ पर आपको कि हार्मोनिक मीन निकालने बैठ गए। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, दैट सिंपली इज d+u/2 इज b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि जो स्पीड है बोट का डाउन स्ट्रीम के केस में वो 22.725 किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट का स्पीड है वो 13.517 किलोमीटर पर आवर है। मुझे स्ट्रीम का स्पीड चाहिए। तो स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकलता है? d-u/2 करने से, यही तो करना है। तो मैं लिख रहा हूँ 22,725 माइनस 13,517/2। आप कहोगे दशमलव सर कहाँ खा गए? खा गए, बाद में लगा लेंगे, शुरू में हटा दो। दोनों पे दशमलव, दशमलव तीसरे स्थान पे लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, राइट मोस्ट से तीसरा स्थान पे लगा हुआ, बाद में लगा लेंगे। ठीक है, अभी ऐसे लिखो ताकि घटाने में तुम्हें तकलीफ ना हो। 15 में से 7 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 13, 22 में 9, 2, 4604 आपकी वैल्यू आ गई। क्या पता है आपको दशमलव कहाँ लगेगा? मालूम है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिर्फ दशमलव लिख लेने से कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बिकॉज हम दशमलव को देखने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, डरावनी चीज है हमारे लिए। और दशमलव को हटा लेने से आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो रिमूव डेसिमल, दोनों में डेसिमल सेम जगह पर लगे, हटा दो भैया। बाद में 4 6 0 4 आया तो तुम्हारा आंसर पता है कि दशमलव 1 हटाए तो लगा लेंगे, उत्तर आ गया 4.604। ठीक है, छठवां सवाल देखिए कि बोट की जो स्पीड है शांत जल में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, करंट की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितने टाइम में बोट ट्रेवल करेगा एक दूरी 60 किलोमीटर की अपस्ट्रीम और सेम दूरी डाउन स्ट्रीम? टोटल टाइम निकालना है मुझे। 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और उतना ही डाउन स्ट्रीम आना है। तो देखो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, ये दूरियां हैं, डिस्टेंस। स्पीड से डिवाइड करेंगे, टाइम आएगा। एक बार डाउन स्ट्रीम की स्पीड, एक बार अपस्ट्रीम स्पीड से डिवाइड कर लो, यही मेरा आंसर है। तो ये हो गया 60 बटे बोट और स्ट्रीम को जोड़ेंगे 16 बनेगा, बोट और स्ट्रीम को हटाएंगे तो 12 - 4 8 बनेगा। ठीक,
इसको काट लेते हैं, 4 से 4 चौके 16, 15 चौके 60। इसको काट लेते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 15 चौके 60। ये 15/4 है, ये 15/2 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, 4 हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर 15 है, 30 है, 45/4 बनेगा। 11 चौके 44 होता है, 1/4 घंटे। आपकी वैल्यू आ गई 11 1/4 आवर्स। बी उत्तर करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट चाहो तो ना लगाओ। सिंपल सवाल है, डिवाइड करके करोगे ठीक पड़ेगा। अगर आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला वो वाला यूज करोगे, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी बराबर 2db, यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो लगा लो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को फिर बी प्लस एस बी माइनस एस लिखोगे। यहां जब टाइम ही निकालना है तो सीधे दोनों को डिवाइड करके जोड़ना ज्यादा बढ़िया है। लगाने को लगा सकते हो, बट ये फॉर्मूला हमने समराइज इसलिए किया था कि जब हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थोड़ी करनी हो, बी या एस निकालना हो, तब तो ये लगाने का फायदा है। अदरवाइज टाइम ही निकालना है तो डिवाइड करके सीधा लिख लेते हैं, ज्यादा आसान है। 7वां सवाल, एक आदमी रो कर सकता है 1200 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, का मतलब होता है धारा के विपरीत अप स्ट्रीम 18 मिनट में, एंड रिटर्न्स, और वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पर 12 मिनट में। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है। देखिए, तो मुझे अपस्ट्रीम स्पीड एक प्रकार से दी है 1200 मीटर 18 मिनट। मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, और ये ऑलरेडी मीटर है तो मीटर पर सेकंड हो गया ये। ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दें, तो ये वैल्यू हमारी kmph में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, हो गई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, यस और नो, यस। अब अगर आप यहां से डिवाइड करें इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो ये कितनी किलोमीटर पर आवर आ रही है, 4 किलोमीटर पर आवर आ रही है अपस्ट्रीम स्पीड। और अगर मैं यही डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने जाऊं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1200 बटे ये 12 मिनट है, इंटू 60 करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट होगा, और फिर से ये 18/5 करना पड़ेगा हमें kmph में लाने के लिए। तो ये 12 से कटेगा, यहाँ 100 बनेगा, और 60 का 30 गुना 1800 होता है, तो 5 छक्का 30 हो गया, ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। मैन की स्पीड स्टिल वाटर में सिमिलर टू बोट की स्पीड, चाहे आप बोट की स्पीड बोलो या मैन की स्पीड चल बोल दो, ये d+u/2 ही बनेगा, और d+u/2 आपका बनेगा 6 + 4/2, 5 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो गया बी। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई। ठीक है, 5 कहां से आया बेटा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने को लिए 18/5 से गुणा करते हैं बालक। फंडामेंटल मत भूलिए, फंडामेंटल भूलोगे सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट मिनट बेटा, बुक के लिए मैसेज आया था, वही रिप्लाई कर रहा था मैं। देखो देखो, हमारी फोटो पेज से हटा दी गई है। कह रहे क्या मास्टर साहब आपकी फोटो पहले पेज में ना रखें चलेगा। अभी मैंने कहा मेरे को कुर्बान कर दो, लेकिन कम से कम किताब तो निकाल दो यार। ठीक है, उसी का रिप्लाई कर रहे थे अभी, देख लिए। देख लो, पढ़ लो, सब ऊपर ही लिखा हुआ है, सब ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देख लो। एसएससी मैथमेटिक्स 5100 प्लस, राइट। ऑलराइट, चलो एनीवे, ऑलराइट, आगे बढ़े। u निकाला, d निकाला, ud निकाल के d+u/2 कर दिया, बोर्ड की स्पीड आ गई। ठीक है, आज मेरी पहली क्लास है, क्या मैं आज से ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो आप। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, पिताजी माइट भी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो,
बट ज्वाइन कर सकते हो आप, बाकी आपको नंबर सिस्टम से बाकायदा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि जो स्पीड है बोट की डाउन स्ट्रीम के केस में वो 34.525 किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट की स्पीड है अपस्ट्रीम के केस में वो 19.719 किलोमीटर पर आवर है। आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है कि कितना प्रतिशत कम है बोट की स्पीड से स्टिल वाटर में। आप बी और एस का रेशियो निकालो, बात बन जाएगी, क्योंकि आपको डी दिया हुआ है, आपको यू दिया हुआ है, और अगर आपको डी दिया है 34.525, ये आपको डी दिया हुआ है 34.525, और आपको जो यू दिया हुआ है वो मान लेते हैं 19.719 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ डी किलोमीटर पर आवर, इसको मैं लिख रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी गेट बी अपॉन एस। मुझे किसी भी प्रकार से बी अपॉन एस निकालना है। अगर बी अपॉन एस निकल जाएगा तो बोट की स्ट्रीम और स्पीड की स्ट्रीम में जो परसेंटेज चेंज है वो हम समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है डी प्लस यू बटा डी माइनस यू। तो मैं इसको लिखूंगा 34,525, दशमलव खा गया मैं, मेरी भूख दशमलव को खाने से मिटती है, तो मैं खा गया 34,525 माइनस 19,719। जरा इसको हम लोग जोड़ बैठते हैं, 34 और 19 को जोड़ लें, कितना बनेगा 63। ठीक है, और 63 नहीं लिखूंगा मैं, 64 लिखूंगा, क्योंकि 7 5 12 भी बना देगा तो 2 बन जाएगा, और 25 19 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 34 में 19 अगर घटाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 15, बट 15 ना लिख के मैं 14 ही लिखूंगा। और ये 719 और 525 का मामला अगर सॉल्व करें तो ये 281, तो 281 प्लस 525 का मामला है, जो कि बनेगा 806। राइट, ये वैल्यू लिखी मैंने, अभी उत्तर नहीं आया, बट एटलीस्ट वी हैव सम नंबर्स। अब यार आगे थोड़ा डिवाइड वाइड करके इस चीज को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें बी बटा एस लिखना था, बी बटा एस की वैल्यू डी प्लस यू बटा डी माइनस यू होती है, डी प्लस यू बटा डी माइनस यू लिख के मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, और जरा इसको डिवाइड करो, आप डिवाइड करो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, देन हम परसेंटेज को सीधा कैलकुलेट कर पाएंगे। रफ आइडिया तो खैर यहाँ से भी लग जाएगा, मतलब, बट इफ यू सिंप्लीफाई अ बिट यू विल बी एबल टू सी इट लिटिल मोर क्लियरली। काटो जरा, 54,254 होगा क्या? अच्छा हाँ यार, 64 क्यों लिखा मैंने, एक मिनट, 54 ही होगा, 54 ही होगा, सही बात बोली आपने, 54 करो, 54244 होगा, सही बात है। तो इसको जरा काटिए और आंसर निकालिए थोड़ा। आप कहोगे पहले 2 से काट लें, ठीक है, काट लो 2 से, सिंप्लीफाई कर लो, या फिर आप इसी स्टेज में अगर देखना चाहते हो तो भी हम देख सकते हैं। हमें ये बताना है कि स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से कितना परसेंटेज कम है। कैन यू गेट मी द आंसर बेस्ड ऑन द वैल्यू? जो आपको, ये कैलकुलेटिव सवाल है बेटा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं इसको मतलब कैलकुलेटिव है। ठीक है, बट इसकी जो वैल्यू होगी, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी भी आती है, देन वी कैन राइट इट अराउंड दिस। ये जो वैल्यू आएगी इसी के आसपास आपका आंसर आने वाला है। बात करता हूं कैसे। इसको सिंप्लीफाई करोगे बनेगा 11/3। 3 और 11 में अगर परसेंटेज बदलाव की बात करें तो -8/11 बनेगा। सो वी कैन से 8/11 9.09, 8 9 72, 72। बट आपके आंसर्स ना बड़े करीब है, मामला यहाँ फंस रहा है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये थोड़ा गलत भी ले जा सकता है, बिकॉज अगर बहुत दूर दूर ऑप्शंस होते ना तो इस तरह का अप्रोक्सीमेशन करके हम उत्तर निकाल लेते, बट अभी थोड़ा मुझे सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा बिकॉज आंसर्स बहुत करीब हैं। 71.9, 72.7, 73.4, दे आर वेरी क्लोज आंसर्स। तो यार थोड़ा सा मेहनत ही कर लो। तो आप कहोगे कि भाई बेस तो मुझे यही रखना है 54,244, क्योंकि ये मुझे निकालना है कि स्ट्रीम की स्पीड कितना कम है। तो एक काम कर लेते हैं हम, मैं 54,244 को यहाँ रखता हूँ, यहाँ मैं 14,806 को रखता हूँ, और जरा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा आपसे, बस थोड़ी सी करवाऊंगा। इसको अगर मैं लेके जाऊँ बेटा, काटूँ 2 बार, देखता हूँ ये कितना परसेंट है। तो 54 का डबल होता है 108, 244 का डबल कितना होता है जरा बताओ, 488। ये वैल्यू आ गई मेरी 14,806। यहाँ दशमलव लगा लो, ये 20% निकाल रहे हैं अगर लेट से डबल करके, तो दुगना करके 10 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो वैल्यू है जरा इसका थोड़ा अंतर निकाल लो, यहाँ से थोड़ा आइडिया हम लगा लेंगे। तो 10.2 बन जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बनेगा, 9 में से 4 गया 5 बनेगा, 17 में से 8 गया 9 बनेगा, और ये वैल्यू बन गई आपकी 3। ये वैल्यू आपकी कितनी बन गई? 3, 3958.2। अब ये जरा देख लो बस यहाँ से कि अगर मैं 54244 और लिखूं और मैं इसको फिर से डिवाइड करने जाऊं
तो कितना परसेंटेज जाएगा, इसी से आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या 7 बार जा पाऊंगा मैं? 5 सते 35, 4 सते 28, 35 और 28, बस यही देखना है आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप बस मुझे ये बता दो कि यहां से क्या मैं 7 बार जा सकता हूं? यस। इसका 7 बार क्या बनेगा देखो जरा, और अगर मैं 7 बार जा सकता हूं तो ये वैल्यू आ गई मेरी 27 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट। तो यानी आप कह रहे हो कि स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड की 27 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट है। अगर ये 27 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट है तो 100 में से अगर मैं 27 पॉइंट कुछ कुछ घटाऊंगा तो ये वैल्यू 72 दशमलव कुछ कुछ आएगी। आंसर हो गया डी। मेहनत लेकिन इस सवाल में है, ये कैलकुलेटिव सवाल है, बेसिकली परसेंटेज का सवाल है। बाकी तो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू लिखना, वो तो कुछ भी नहीं लिख देंगे, बट उसके बाद परसेंटेज करीब थे। 72.7, 73.4, 71.9 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए कोई भी अप्रोक्सीमेशन आपको उत्तर गलत दे सकता है। साई कृष्णा जी करें 1/11 9 इंटू। देखिए जब मैंने वो चीज लिखी थी, आप ध्यान रखिए 1/11 वाला, मैं रुक इसलिए गया था, उत्तर उससे आ रहा था। 55/15 लिखा हमने, उससे उत्तर मेरा आ जाता 8 9 72 करने से। बट जब भी आप अप्रोक्सीमेशन करते हो तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटेड आता है। जैसे आपने लेटर से उस केस में ये उत्तर निकाल भी लिया होता, 8/11 कम होगा, आप कहते 8 इंटू 9.09 होगा, 72.72 आया। समझना इस बात को। जब मैंने पहले वो वैल्यू लिखी थी तो मैंने बोला क्या था कि अप्रोक्सीमेशन करोगे उत्तर आ जाएगा, बोला था। अब आप ये करोगे, आपका उत्तर मैच करेगा 72.7, चूंकि 72.7 सही उत्तर है, आप कहोगे हाँ अप्रोक्सीमेशन काम कर गया। बट यहां एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि जब हम न्यूमरेटर को 55,000 मान रहे हैं, डिनोमिनेटर को 15,000 मान रहे हैं, क्या इसका कोई लॉजिक है कि हमने जब इतना इतना माना तो मेरा आंसर कितना डिविएट हो गया? ये हमने कंसीडर ही नहीं किया। किया? नहीं किया। तो अगर आंसर्स ऐसे दिए होते कि एक 65 दिया होता, एक 70 दिया होता, एक 75 दिया होता, वाइड आंसर्स होते, अगर मान लिया जैसे एक 65 दिया होता, एक 72.7 दिया होता, एक आंसर मान लेते हैं 80 दिया होता, इवन 75 भी नहीं बोलूंगा मैं, 80 दिया होता, तो हम कहते हैं कि चूंकि आंसर में बहुत गैप है, मेरा अप्रोक्सीमेशन जो भी मैंने किया है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा उत्तर ये है, क्योंकि इसके पास वैल्यू आई यही लगा देता हूं। बट हम उस केस में नहीं बोल सकते हैं जब 72.7 भी है, 73.4 भी है, 71.9 भी है। ये वैल्यू भले ही 72.7 आ रही है और यही वैल्यू सही हो रही है, ये बात ठीक है, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेशन किया था मैंने वो अप्रोक्सीमेशन करेक्ट अप्रोक्सीमेशन था, उससे उत्तर मैच कर जाएगा बिकॉज अप्रोक्सीमेशन करेक्ट है। बट इज देयर एनी लॉजिक व्हेन आई एम सेइंग कि मैं इसको 55,000 मान लेता हूं, मैं इसको 15,000 मान लेता हूं? क्या मैंने कोई और एनालिसिस करी वेरीफाई करने के लिए कि मेरा आंसर एक्चुअल आंसर के कितना करीब है? नहीं। ऑल्दो वो आंसर एक्यूरेट क्यों आया उसका एक एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ा है तो देयर इज एक्सप्लेनेशन। लेट मी टेल यू व्हाई इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर। मैं बताता हूं, 54,244, और वो चीज मैंने देख भी ली थी, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने उसको लिखा भी था कि देखो इसको निकाल लो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बट देन जब मैंने बाकी आंसर्स देखे तो मैंने उस तरीके को विड्रॉ किया बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू। अब मैं बताऊंगा कि ये उत्तर अप्रोक्सीमेट करके सही क्यों आ रहा है। अगर आप इसको 55,000 मान रहे हो और इसको 15,000 मान रहे हो तो आपका उत्तर करेक्ट क्यों आया, इसका लॉजिक है। यहां आप कितना बढ़ा रहे हो? 756 बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू 55,000 बन रही है। यहां पर इस वैल्यू को आप कितना बढ़ा रहे हो? 194 बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू 15,000 बन रही है। ये जो इनिशियल रेशियो आपके पास मौजूद है, जरा इसको गौर से देखें, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? यही कि ये वैल्यू भाई 55/15 यानी 11/3 के आसपास है, जो कि रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन है, लगभग इतनी है। अब एक चीज बताओ कि 11 की जगह अगर मैं 756 इसमें जोड़ रहा हूं, ये ऑलमोस्ट कितना गुना है? आप कहोगे 11 7 77, 70 से कम है, 70 से कम है। ये वैल्यू जो 194 है ये भी 210 से थोड़ा कम है, तो ये वैल्यू 70 गुना से थोड़ी कम है, ये वैल्यू भी 3 के 70 गुने से थोड़ी कम है। इसका ये मतलब हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आपने बढ़ाई है ये अप्रोक्सीमेटली इसी रेशियो में। अब रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ए और बी एक रेशियो है और इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जोड़ें अगर वो भी ए रेशियो बी के रेशियो में है तो मेरा आंसर क्या होता है? ए रेशियो बी रहता है। इस लॉजिक पे अगर आपको याद हो परसेंटेज में मैंने 3 डिजिट डिवीजन आपको सिखाया होगा कि एक रेशियो दिया है उसका एक अप्रोक्सीमेट रेशियो मानते हैं, फिर न्यूमरेटर में जो हम जोड़ते हैं उसी रेशियो में अगर हम डिनोमिनेटर में वैल्यू जोड़ दें तो वैल्यू नहीं बदलती है। इसके बेसिस से मैंने एक मेथड पढ़ाया होगा आपको परसेंटेज में, याद है? तो यहां पर ये वैल्यू जो 72.7 ही कैलकुलेट होके आ गई क्योंकि हमने ये काम किया, वो इसलिए आई है बिकॉज जो ये वैल्यू मैं जोड़ के इसको 55,000 और 15,000 बना रहा हूं वो वैल्यू एक्चुअल में इसके अप्रोक्सीमेट रेशियो के आसपास की वैल्यूज है।
यानी जो मैं न्यूमरेटर में जोड़ रहा हूं और जो डिनोमिनेटर में जोड़ रहा हूं वो वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेशियो में है, जिस रेशियो में लगभग ये वैल्यू है, इसलिए आपका आंसर एक्चुअल आंसर के इतना करीब आया, 72.7% के इतना करीब आया। तो या तो आप ये ऑब्जर्वेशन कर लो यहां पर कि यार अगर मैं इसको 15 और 55 मान रहा हूं तो वो अप्रोक्सीमेटेड रेशियो का ख्याल जो करके हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम उसी दायरे में है, देन आप कॉन्फिडेंटली 72.7% को मार्क कर सकते थे। आप सीधे 55 वो 11/3 को सॉल्व करते कि ये 8 कम है, 8/11 निकालते, 72.72 आता और आप कहते ये मेरा आंसर है, क्योंकि 72.72 एक्चुअल आंसर के बहुत करीब होगा, तो लगा देते हैं। बट अदरवाइज वी कांट से दिस। अगर हम वो एनालिसिस नहीं देख रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ये भी करीब है। बट अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखी है पहले से, देन यू कैन डू दैट बेस्ड ऑन द लॉजिक कि आंसर्स करीब हैं, लेकिन हम जो वैल्यू बढ़ा के 55 और 15 कर रहे हैं वो वैल्यूज उसी रेशियो में है जिस रेशियो में हमारा ओरिजिनल वैल्यू लगभग है, इसलिए मेरी वैल्यू करेक्ट आएगी। मैंने वहां पर आपको ये सब चीजें परसेंटेज में बताई है, ठीक है। आशा करता हूं कुछ कुछ याद होगा। 9वां प्रश्न देख लीजिए। पंकज डाउन स्ट्रीम 45 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, लेकिन वो अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा सकता है। कितने टाइम में वो इतनी दूरी स्टिल वाटर में कवर करेगा? स्टिल वाटर का मतलब बोट की स्पीड निकालनी है या पंकज की स्पीड निकालनी है। तो मैं ये कहूंगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो डी है, जो कि B+S के बराबर होती है, वो 45 किलोमीटर अगर 5 घंटे में है तो भाई ये 9 के बराबर हो गया। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, D 9 kmph हो गया। मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम के केस में 24 किलोमीटर 4 घंटे, B-S 24 किलोमीटर 4 घंटे 6 की स्पीड हुई, तो U की वैल्यू मेरी 6 kmph हो गई। कितनी देर में वो इतनी दूरी कवर करेगा स्टिल वाटर में? मुझे S की वैल्यू चाहिए। S की वैल्यू निकलती है D-U/2 करने से, तो ये हो गई 3/2 यानी 1.5। स्पीड कितनी हो गई स्ट्रीम की? 1.5। क्या मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है? नहीं, मुझे बोट की स्पीड निकालनी है या पंकज की स्पीड निकालनी है, स्टिल वाटर में B निकालना है मुझे, तो मुझे D+U/2 करना है। मुझे 7.5 चाहिए 15/2। अब 48.75 7.5 की स्पीड से यानी 15/2 की स्पीड से मुझे टाइम देगा कि स्टिल वाटर में कितना टाइम लगने वाला है। अगर मैं इसको 15 से काटूं तो ये बनेगा 15×3 = 45, 3 48 और 15×2 = 30, 15×5 = 75, 6.5। सही है, निकल गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गौर से। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 9.15 किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड 4.1 किलोमीटर पर आवर है। कितना समय में बोट 53.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करने वाला है? तो भैया ऐसा है, 53.2 डाउन स्ट्रीम B+S होता है, ये बोट है और ये स्ट्रीम है, तो ये वैल्यू हो गई 13.3, ठीक। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड होगी दिस माइनस दिस 5। टाइम निकालना है मुझे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आएगा 13 चौको 52, 5 7 35, 11 घंटे, और 11 घंटे हमारा ऑप्शन क्या है? बी। समझ में आया बच्चों अच्छे से? 11वां प्रश्न देखिए। एक आदमी तैर सकता है शांत पानी में 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितने टाइम में ये आदमी 98 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तैर जाएगा? ठीक, 23 की स्पीड है बेटा इसकी, 98 किलोमीटर इसको तैराना है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? 23 और 5 28, ये गति हो जाएगी। तो मुझे 98/28 का मान चाहिए। 7 से काटेंगे अगर 14 से कट जाएगा, 14×2 = 28, 14 7 98, 7/2 मेरा कितना होता है? 3.5 घंटे, 3.5 आवर्स, और 3.5 आवर्स मेरा ऑप्शन क्या है? ए। तो मैंने डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल ली, मेरा आंसर आ गया। 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे कि मोहन जो है एक बोट में मूव कर रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टिल वाटर में। वो डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाता है और वापस आता है 240 मिनट 1800 सेकंड में। 1800 सेकंड कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट, 60 से डिवाइड करूं तो टोटल 270 मिनट का मामला है, जो कि 4.5 घंटे हुए आवर्स की बात करें तो। पूछ कर रहा है कि स्ट्रीम की स्पीड मुझे बता दो क्या है। 30 डाउन स्ट्रीम जा रहा है एंड कम्स बैक, ही गोज डाउन स्ट्रीम दिस मच एंड कम्स बैक, तो ठीक है। मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगा लें क्या?
बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, याद है कुछ ऐसा फॉर्मूला था, इंटू टी इज इक्वल टू 2db, यस लगा लेते हैं। सो 2 × 30 × 15, ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है 225 माइनस एस स्क्वायर, और ये टोटल टाइम है 4.5 आवर्स। ठीक है, 2ds नहीं होगा यहाँ पर, टोटल टाइम में 2db होता है जब दोनों का सम टाइम का दिया हो, ds तब होता है जब डिफरेंस टाइम का दिया हो। इसी को मुझे सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। एक ही चीज है एस स्क्वायर जो मुझे निकालनी है, यहां से करते हैं। तो 225 माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 × 30 × 15 बटे 4.5। ठीक है, एक जीरो लगा लें, ये कट जाएगा। 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30, 3 से बना 50, 200 हो गया। यहां से तुम्हारा जो एस स्क्वायर है वो 25 के बराबर आ गया। यहां से एस क्या आया, 5। यस और नो, सही हो गया कि नहीं? करेक्ट। तो ऐसे प्रश्न में एक तरीका और भी लगाया जा सकता है, वो है ऑप्शन चेक, कि आप ये एक्सप्रेशन लिखो सिंपल कि भाई 4.5 घंटे लगे यहाँ पर, यहाँ 30 लिखो और यहाँ आप लिखो 15 + s प्लस 30 लिखो, यहाँ लिखो 15 - s। s की वैल्यू रख के चेक कर लो। ठीक है, s की वैल्यू रख के देख लो कहां पर बन जाएगी बात। अगर आप यहाँ रखोगे ऑप्शन 3 रखोगे तो 15 × 3 = 18 बनेगा, 12 बनेगा, नहीं बनेगा 4.5। तो मतलब ऐसे सवाल में ऑप्शन भी चेक किए जा सकते हैं। 5 रखोगे तो 15 × 5 = 20 बनेगा, 1.5 बना, 10 या 30, 3 1.5 4.5 बन गया। तो वी कैन चेक ऑप्शंस आल्सो, बट यार इस फॉर्मूले को यूज करके आप सीधे सॉल्व कर लो। तो ये फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूं, मैं इसमें सारी वैल्यू मैंने रखी है, बी की वैल्यू रखी है, डी की वैल्यू रखी है, टोटल टाइम टी की वैल्यू रखी है, जो मैंने यहां से सॉल्व कर ली कि आवर्स में ये वैल्यू 4.5 घंटे। ठीक है, 13वां सवाल। एक बोट 4 किलोमीटर जाती है करंट के अगेंस्ट 1 घंटे में, और 2 किलोमीटर मूव करती है डायरेक्शन ऑफ करंट 15 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बोट टू गो 20 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर? 4 kilometer against the current of stream in 1 hour. Okay, and moves 2 kilometer in the direction of current in 15 minutes. तो देखो यहां पर अपस्ट्रीम स्पीड क्या दी है मुझे, अगेंस्ट द करंट अपस्ट्रीम हुआ 4 किलोमीटर 1 घंटे, यानी अपस्ट्रीम स्पीड हो गई हमारी 4 kmph। अगर मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालूं 2 किलोमीटर 15 मिनट में, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर आप निकालोगे 2 किलोमीटर 15 मिनट 1/4 घंटे होते हैं, तो ये 8 km/h हो गया। स्टेशनरी वाटर का मतलब मुझे बोट की स्पीड निकालनी है, जो कि होती है d + u/2। 8 × 4 = 12/2 क्या बनेगा, 6। अब मुझे 20 किलोमीटर जाना है 6 की स्पीड से स्टेशनरी वाटर में, टाइम निकालना है मुझे। तो 6 × 3 = 18 बन गया, 3 घंटे हो गए। फिर 1/6 घंटे और है, उस 1/6 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं 60 से गुणा कर दूंगा, तो 3 घंटे 10 मिनट आ गया। 1 मिनट गलत लिख रहा हूं मैं, 2/6 बना एक्चुअली, इसको मैं गलत लिख रहा हूँ। 10/3 लिख के करोगे तो 1/3 × 60 बनेगा, या ये 2/6 बन रहा है, यह 10/3, 10/3, एंड 10/3 टर्न्स आउट टू बी ऐसा। तीन 1/3, एंड 1/3 टर्न आउट टू बी 20 मिनट। 1/3 घंटे 20 मिनट के बराबर होते हैं, 3 घंटे 20 मिनट आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। ए बोट रन्स फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस at a speed of 8 km/h in still water, but takes twice as much time in going the same distance against the current. Find the speed of the current. आपको करंट की स्पीड निकालनी है, कितनी है। 8 km/h की स्पीड स्टिल वाटर में है, तो बोट की स्पीड मुझे दी है 8 kmph। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेक्स ट्वाइस टाइम इन गोइंग सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। तो आप पता है क्या बता रहे हो मुझे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 2/1 का है। अगर अपस्ट्रीम में दुगना टाइम लगा, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दुगनी है, इसलिए आधा टाइम लग रहा है। जब ये वैल्यू आप लिख दोगे तो जरा एक बात मेरे को बताओ
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रखा है कि डी बटे यू अगर दिया हो और आपको बी बटे एस निकालना हो तो वो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू करके लिख सकते हैं। ये वैल्यू 3 बन जाएगी और 1 बन जाएगी। अब मुझे इसकी वैल्यू 8 दी है, तीन यूनिट की वैल्यू मुझे 8 दी है, मुझे करंट की स्पीड पूछ रहा है, तो ये तो 8/3 आ रहा है। मैंने कुछ गलत लिखा तो बताओ। आई थिंक 8/3 ही आ रहा है मेरा, तो 8 किलोमीटर पर आवर, तो डी बटा यू 2/1 हो गया क्योंकि दुगना टाइम है। बी बटा एस लिखा मैंने, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू हो गया, 3/1 आया। 3 यूनिट 8 के बराबर है, एस की वैल्यू 8/3 आएगी। क्या क्वेश्चन में और दिया हुआ है? सही करो। यस, मैंने गलत लिखा है। गलत लिखा है मैंने, सवाल करेक्ट है, मैंने गलत लिखा है। पता क्या गलत लिखा है, मैं बता दूं। गलत ये लिखा है कि ये वैल्यू बी है। कह रहा है स्टिल वाटर में जो टाइम लग रहा है उसका दुगना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में। तो मुझे बी बटा यू 2/1 दिया हुआ है, नॉट डी बटा यू। इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मुझे बी बटा यू दिया हुआ है 2/1, क्योंकि जो टाइम स्टिल वाटर में लग रहा है उसका 2 गुना अगेंस्ट द करंट लग रहा है। अब ये सवाल कैसे होगा, देखो, बी बटे बी माइनस एस, ये 2/1 है। यस, यहां से मैं एस को सॉल्व करूं क्योंकि बी मुझे 8 दिया हुआ है, तो ये मैं लिखूंगा 8 है। तो खैर ये बहुत आसान है, जब आप ऐसा लिखोगे तो आप कहोगे बी मेरा 2 हो गया, तो ये बी अगर 2 हो गया तो एस तुम्हारा 1 हो गया। तो बी और एस का रेशियो 2:1 का हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगर बी मेरा 8 किलोमीटर पर आ रहा है, एस कितना हो गया? 4 kmph। अच्छा सवाल था, देखो मैं भी इसमें धोखा खा गया सवाल में। वेरी नाइस क्वेश्चन। हमारा दिमाग कई बार फ्लो में काम करता है बहुत, तो हमने चूंकि देखा हुआ है डी बटे यू, तो इट फेल्ट लाइक डी बटा यू ही दिया हुआ है, राइट? वी मेड दैट मिस्टेक, बट दैट्स नॉट द केस। कह रहा है स्टिल वाटर में जो समय लग रहा है उसका दुगना समय लग रहा है अगेंस्ट द करंट, यानी अपस्ट्रीम में। इसका मतलब जो बोट की स्पीड है वो अपस्ट्रीम स्पीड की दुगनी है। कह सकते हो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, या सीधे बोल सकते हैं कि अपस्ट्रीम स्पीड अगर बोट की स्पीड की आधी होगी तो अपस्ट्रीम में टाइम दुगना लग जाएगा, बोट वाले सिंपल केस से। और फिर बी बटे बी माइनस एस 2/1 है, तो बी हमारा अगर 2 हो गया तो एस हमारा 1 बनेगा, तभी 2/1 बनेगा। तो ये 8 है तो ये 4 हो गया, 4 kmph। 15वां सवाल देखिए। कह रहा है एक बोट को 1/5 समय लगता है इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। फाइंड हाउ मच परसेंटेज इज स्पीड ऑफ बोट मोर देन दैट ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में एक बात बोली गई है कि बोट को 1/5 समय लगेगा डाउन स्ट्रीम में। अगर 1/5 समय लगता है डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम की तुलना में, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड का 5 गुना है, तभी ऐसा हो सकता है। अब हमें निकालना होगा अगर बी बटे एस यहां से, तो हम कहेंगे वो वैल्यू होगी डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, 6/4, 3/2, ये रेशियो हुआ। अब बताना है आपको कि बाई हाउ मच परसेंटेज स्पीड ऑफ बोट मोर देन दैट ऑफ स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड 3 है, स्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो आप कहोगे 1 यूनिट ज्यादा है, यानी 1/2 ज्यादा है, यानी 50% ज्यादा है। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। बोट की स्पीड 3 है तो स्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो 1/2 ज्यादा है, यानी 50% अधिक है। ठीक है, 16वां सवाल देखिए। करंट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, मोटर बोट 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा और वापस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे 44 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड में। आपको बताना है कि बोट की स्पीड कितनी है। करंट की स्पीड मुझे 6 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है, 200 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और वापस आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में, टोटल टाइम भी दिया हुआ है मुझे। बोट की स्पीड चाहिए, कैसे निकलेगी? फॉर्मूला लगा लो, वही बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 2dB। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट सॉल्व भी करना पड़ेगा और कुछ आ रहा नहीं है आपके पास। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर निकालना है, एस स्क्वायर 6 6 36 बन जाएगा। टी जो टाइम है बड़ा इंटरेस्टिंग है, 44 घंटे है, 26 मिनट 40 सेकंड इस 26 इंटू 60 सेकंड प्लस 40 सेकंड बटे मिनट में कन्वर्ट किया बटे घंटे में कन्वर्ट किया। दिस इज व्हाट वी नीड टू सॉल्व। ठीक है,
चाहे तो हम 2 से फर्दर काट सकते हैं तो 3 बनेगा, 4 से काट सकते हैं तो 4 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 4 यहां से निकाल लें तो यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से भी 2 निकल जाएगा। 4 यहां से निकालेंगे तो 2 यहां से निकालेंगे 3 बचेगा, 2 यहां से निकालेंगे तो 15 बचेगा। या फिर आप कहोगे कि मैं सिर्फ यहीं से 4 निकाल लेता हूं तो 15 बचेगा, और ये हमारा जो 6 है वो 6 ही रहेगा, 0 कट चुका है। तो ये 44 आ गया, नीचे 90 आ जाएगा, ऊपर 13 थी 39 और 1 40, 4/9 घंटे हुए। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 44 × 9 बनेगा 396 और 4 400/9, तो ये वैल्यू बेसिकली 400/9 घंटे। कितना रायता करने के बाद ये वैल्यू मिली है 400/9 घंटे, 44 26 60, ओके 400/9 घंटे हो गए। यहां वाला 2 × d, d हमारा 200 किलोमीटर है, और जो बोट की स्पीड है ना b, ये कितनी है ये निकालनी है आपको, b लिखिए इसको, 200 दूना 400 कट जाएगा ऐसे, तो ये आएगा b², और ये 9b जो उधर जाएगा वो इधर आ जाएगा, यहाँ है -36 = 0। अब हमें क्या करना है यार, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप ये देखोगे कि कैसे फैक्टराइज करें। तो 36 को हम -12 × 3 लिख सकते हैं, तो -12 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो 12 3 36 माइनस में हुआ, और इसका नेट -9 बना। यहाँ से b की 2 वैल्यू निकलती हैं, अगर ये -12 है, एक माइनस और लगा दो बटे b² का कोफिशिएंट 1 है, एक माइनस और लगा दो बटे b² का कोफिशिएंट 1 है, तो आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, बोट की स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो 12 आ गई। आप कहोगे 12 तो कहीं लिखा ही नहीं है सर, 12 km/h में आया ना, मुझे km/h में वैल्यू नहीं लिखनी है, मुझे मीटर/सेकंड वैल्यू लिखनी है, तो मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 6 3 18, 6 दूनी 12, ये वैल्यू होगी 5 दूनी 10/3, मैं 3 से काटूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3.33 मीटर/सेकंड। अच्छा सवाल है, तो ये फॉर्मूला जो आपको बताया उसका सीधा इस्तेमाल है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई तकलीफ हो रही है तो बता दो, किसी को कोई तकलीफ हो रही है? I do not think anybody should have any kind of problem in this particular question. No? हो रही है तो बता दो, ठीक है। हाँ जी, ऑलराइट। हाँ जी, चलिए 17वां सवाल देखिए। एक आदमी 3 इक्वल डिस्टेंस से चलता है, 3 इक्वल डिस्टेंस से चलता है, अच्छा सवाल 22 नहीं है बेटा, ठीक है, सवाल है 60, है ना। तो घबराना नहीं, मैं भी चेक कर रहा था कि 22 सवाल बोर्ड सिस्टम में 22 ही क्यों है, 60 क्वेश्चंस है, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ मेनी क्वेश्चंस कि आपके सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिले, तो घबराना नहीं कि 22 सवाल नहीं है, बहुत सवाल है, ठीक है। तो देखिए यहां से, ए पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस बाय हिज बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउनवर्ड विद द स्ट्रीम। स्पीड है 10 12 और 15, इसमें 3 इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, 1/3 ऑफ द एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी। आपको मैंने एक चीज बताई होगी कि जब भी 3 डिस्टेंस स्लॉट दिए हों और तीनों इक्वल हों, तो वहां पर अगर आपको एवरेज स्पीड लिखनी होती है तो 2 तरीके होते हैं। एक, हम यहां 3 लिखें, नीचे आए और लिखें 1/s1 + 1/s2 + 1/s3, इससे आपका एस एवरेज आएगा। मुझे आंसर निकालना है 1/3 ऑफ एवरेज स्पीड, एस एवरेज को 3 से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया होगा कि आप 10 12 और 15 का एलसीएम मान लें और उसको हम अपनी डिस्टेंस मान लें। 10 12 और 15, इसका एलसीएम आएगा 60, इसको मैंने क्या किया, अपनी डिस्टेंस मान ली, दूरी मान ली, ये मेरा डी हो गया। अगर ये मेरा डी हुआ और 3 स्लॉट्स मैंने ऐसे लिए, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना बना, 180 बना। टोटल डिस्टेंस अगर 180 बना तो ये 1/s1 की वैल्यू कितनी आई। आप कहोगे अब टाइम नीचे लिखना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डी अगर मैंने कहा 60 है, 60 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, 60 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, 60 को 15 से डिवाइड करूंगा 4 आएगा।
180 को बेसिकली मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 6 5 11 4 15 से, और 15 बरहियम 180 होता है, तो 12 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आई। बट दैट्स नॉट योर आंसर। आंसर जो आपको निकालना है एस, वो है एस एवरेज बाई 3, और एस एवरेज बाई 3 क्या है, 12/3 यानी 4 kmph, एंड 4 kmph इज ऑप्शन बी। 18वां सवाल लेते हैं। एक आदमी 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 11 घंटे, 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम 21 घंटे। आपको बताना है बोट की स्पीड क्या है। अच्छा सवाल है। अच्छा, इस सवाल को करने का एक तरीका है, सिंपल वो बताता हूं। आप यहां लिखिए डाउन स्ट्रीम, यहां लिखिए अपस्ट्रीम, यहां आप लिखिए 18 किलोमीटर, यहां आप लिखिए 9 किलोमीटर। टाइम यहां पर क्या है, 11 घंटे, तो यहां लिखेंगे टाइम। फिर आप लिखेंगे यहां 27 किलोमीटर, यहां लिखेंगे 18 किलोमीटर, यहां आप लिखेंगे 21। अब देखिए, करते क्या है, सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है बहुत सिंपल होता है। इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, आप कहोगे अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं, ऐसे आप 1 में 2 को घटा दो और ये आपकी बनती है पिवट इक्वेशन, राइट। पी बोल दो, पिवट इक्वेशन। 18 में से 27 को घटाया, यहां -9 आया, यहां 9 में से 18 घटाया, यहां भी आपका -9 आया, और यहां आपने 11 में से 21 को घटाया तो ये वैल्यू -10 आई। ठीक है, अब गौर से देखिए, अगर मैं ये जो वैल्यू मैंने निकाली है पिवट इक्वेशन की, अब मुझे आप एक बात बता दो बस, कि अगर मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन पी को जोड़ दूं तो क्या मिलने वाला है। 18 - 9 9 बनता है, 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 11 - 10 1 हो जाएगा। पता है ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हम 1 घंटे में जा सकते हैं। तो आपको सीधे डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई 9 kmph। सिमिलरली अगर ये वैल्यू मुझे 9 मिल गई तो आपको अपस्ट्रीम स्पीड भी तुरंत मिल जाएगी। कैसे, आप यहां जाके 9 रखो, 9 दूनी 18 बनेगा, यानी 2 घंटे आपको डाउन स्ट्रीम में लगे। 11 घंटे में 2 अगर डाउन स्ट्रीम में लगे, अपस्ट्रीम में कितने लगे, आप हो गए अपस्ट्रीम में 9 घंटे लगे, तो अपस्ट्रीम स्पीड 9/9 कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर मैं बोट की स्पीड निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, d+u/2 मिलेगी। 9 1 10/2 कितना हो गया, 5 kmph, एंड 5 kmph इज ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर 11 घंटे, 27 किलोमीटर 18 किलोमीटर 21 घंटे। मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, मैं कह रहा हूं -9 -10। फिर मैं इस पिवट इक्वेशन को पहली इक्वेशन से जोड़ रहा हूं, तो u और u में -9 कटा 0 बना, ये 18 - 9 9 हो गया, ये 11 - 10 1 हो गया। तो अब मैं कह रहा हूं कि 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मैं 1 घंटे में जा सकता हूं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई ना 9 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। यस, डाउन स्ट्रीम 9, अपस्ट्रीम 1। इक्वेशन के थ्रू करोगे, ये इक्वेशन ही है बेटा, इक्वेशन को सॉल्व करने का एक छोटा तरीका है ये। वरना आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इसको एक बार समझो तो मैंने किया क्या है, एक दो इक्वेशन को घटा के एक नई इक्वेशन बना ली, इसको मैंने पिवट इक्वेशन बोल दिया। इस तरह से इक्वेशन क्लास 10th में हम सॉल्व करते थे, सेम वे में वही है। क्या अपस्ट्रीम का समझ में नहीं आया भैया, डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर 9 आ गई, ये 18 किलोमीटर को 9 से डिवाइड करोगे 2 घंटा टाइम आया कि नहीं आया, कि डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे का टाइम लगा। टोटल टाइम 11 घंटे का, 2 घंटे डाउन स्ट्रीम में चला गया तो 11 में 2 घटाओगे 9 घंटा बचेगा, तो 9 घंटा अपस्ट्रीम में गया, और 9 घंटा अगर अपस्ट्रीम में गया तो 9/9 आपकी अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 1। ये कुल मिला के डाउन स्ट्रीम स्पीड जब तुम्हारी निकल गई है तो अपस्ट्रीम निकाल ले रहे हैं वहां से, फिर हमने बी निकाल लिया। ठीक है, 19वां सवाल देखो। नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है स्ट्रीम की, 6 घंटे बोट को ज्यादा लगते हैं रिटर्न करने में देन टू गो द फुल लेंथ ऑफ द रिवर, देन टू गो। जाने में जो समय लगता है, आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। स्मॉल टी, डिफरेंस ऑफ टाइम 6 घंटे दिया हुआ है। अगर मुझे डिफरेंस ऑफ टाइम 6 घंटे दिया हुआ है, अगर मुझे डिफरेंस ऑफ टाइम 6 घंटे दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं यार, b² - s² इंटू टी इज इक्वल टू 2ds, और मुझे s की वैल्यू 3 दी हुई है, रख दूंगा b निकल जाएगा। तो b² - 3 3 का 9 बना, यहां पर 6 बना, 2d की वैल्यू 40 है, s की वैल्यू 3 है,
ठीक है, समझ आया सभी को? दिस इज आंसर, 7 किलोमीटर पर आवर इज आंसर। ठीक है, 20वां सवाल देखिए, डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम 4 दिया है, डी माइनस यू 4 दिया हुआ है, डी नो आपको एस दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। इसका जो अंतर होता है उसको 2s बोलते हैं, इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, इसका मतलब डी माइनस यू बाई 2s होता है। आगे कह रहा है कि बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर में है वो 7 गुना है स्पीड ऑफ करंट। तो बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर में है वो अगर करंट की स्पीड का 7 गुना है तो ये 14 किलोमीटर पर आवर हो गया। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो बी प्लस एस, यानी 14 2 16, 48 बटे बी प्लस एस, 14 प्लस 16, 16 3 48, 3 घंटे हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, चलो 5 सवाल और खींच सकते हैं। 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम 12 मिनट, रिटर्न टू द सेम पॉइंट इन 9 मिनट। अपस्ट्रीम में 12 मिनट जाने का लगा, 9 मिनट वापस आने का लगा। तो बताएं आपको क्या कर रहा है, किलोमीटर पर आवर में बताओ करंट की स्पीड क्या है। तो आप एक काम करो, बी प्लस एस लिखो। आप कहोगे यह है 900 मीटर बटे 9 इंटू 60, 9 मिनट लगे वापस आने में अपस्ट्रीम में, इतने सेकंड मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू कैसे बनेगी, 9 दूनी 18, 0 से 0 कटा, 6 से कटा 15 बना, 15 से कटा 3 बना, ये वैल्यू आ गई 6 kmph। अब मैं आऊंगा और बी माइनस एस लिखूंगा, ये वैल्यू है 900 बटे 12 इंटू 60 इंटू 18 बटे 5, ऐसा 9। ठीक है, एक तरह से 6 दूनी 12, 6 तरीका 18, 3 से 20 बनता है, 2 से काटेंगे 0 बनेगा, 5 से काटेंगे 18 बनेगा, 18 बटे 4 7.5, हाँ सॉरी 4.5। करंट की स्पीड निकालनी है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, 2s की वैल्यू हो जाएगी 1.5, एस की वैल्यू आ जाएगी 0.75। थोड़ा टाइम बचा सकते हैं सवाल में, बताया आपको थोड़ा सा कैसे। देखो आपको एक चीज तो पहले ही पता है कि b प्लस एस और b माइनस एस का जो रेशियो है ये 12/9 है, क्योंकि 12 मिनट अपस्ट्रीम में लग रहे हैं और डाउन स्ट्रीम में 9 मिनट लग रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या होगा, 12/9 होगा। अब इसको अगर आप गौर से देखो तो अगर कोई एक वैल्यू निकल जाए दूसरी अपने आप निकल जाएगी, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा b बटे एस जो होगा, यू कैन कट इट लाइक दैट, मतलब मुझे एक तरह से ऐसे समझो कि d बटा यू मुझे 12/9 दिया है, जो कि 4 3 12, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9 हुआ, तो b अपॉन एस क्या होगा, d प्लस यू बटा d माइनस यू होगा, ऐसा नो क्लियर? नो नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, एक वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी मुझे, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी एडवांटेज, नहीं है, लिखना पड़ेगा। मतलब रेशियो लिख के भी कुछ खास फायदा नहीं है, बट इतना फायदा आपको आ सकता है कि अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली है तो ये निकालने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, 6 लिखा है तो मुझे ये इतना नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये b प्लस एस को करेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये b माइनस एस को करेगा। ये वैल्यू अगर 6.5, ये 6 है, अगर 4 यूनिट अगर मैं लिख रहा हूँ 6 के बराबर है, तो b माइनस एस किसके बराबर होगा, 4 जोड़े 6, 3 जोड़े 4.5, सीधे 4.5 होगा, ये मैं लिख सकता हूँ। तो आई नीड नॉट टू राइट दिस होल, आई जस्ट से कि भाई ये 4.5 होगा, इतना समय ही बचेगा बस। आज इतने भी रुकते हैं, कुछ एक दो डाउट्स हैं वो ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी सवाल कल करेंगे। ओके, एक बच्चा कुछ बोल रहा है इस सवाल में टाइम स्पीड डिस्टेंस के, यार इसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ बेटा, आपने जो स्क्रीनशॉट मुझे दिया है, ये स्क्रीनशॉट को मैं शायद उसी दिन अंत में या अगले दिन किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने क्लैरिफाई किया था कि ये वैल्यू 12 होनी चाहिए, 30 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्लैरिफाई कर दिया था मैंने, somebody asked me कि 12 आना चाहिए था, 12 ही आएगा, ये मैंने उस दिन पढ़ाया था, तो उस दिन ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ 30 लिख दिया, बट किसी ने पूछा था शायद उसी दिन अंत में या फिर अगले दिन, तो मैंने ये करेक्ट करा दिया था कि ये वैल्यू 12 के बराबर होगी। ठीक है, उसके हिसाब से आप ये सवाल कर लें। ठीक है, SSC has published exam annual calendar. I am a beginner. Is this enough time to get a good rank? Yes. You have 10 months. Don't waste your time. Sincere study करो तो अच्छी रैंक ला सकते हो।
वेस्ट करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, फिर सिंसियर स्टडी करो, मतलब अब लेट मत करो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आपके शीट से प्रैक्टिस करते हैं वो सफिशिएंट है या बुक से भी करें? देखिए सीट तो आपको पहले करना ही है, सीट में हमने काफी क्वेश्चंस दिए हैं, बट स्टिल सीट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक। बुक से पीवाईक्यू जरूर करें, बट शीट करने के बाद। तो पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी? क्लास एक्सरसाइज है जो क्लास में कराता हूं, देन आपकी प्रैक्टिस शीट्स है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है, देन आप पीवाईक्यूज भी करेंगे 2018 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 3 काम करने हैं आपको, छोड़ना नहीं है पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज भी एक बार देखोगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और क्लास एक्सरसाइज करके जाओगे तो आपको काफी सरल लगेगा। हाँ, बहुत सवाल आपसे नहीं फंसने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में नहीं आया अपस्ट्रीम का। क्वेश्चन नंबर 18 अपस्ट्रीम का क्या समझ में नहीं आया? इसको घर पे एक बार रिवाइज करना, नहीं समझ में आएगा कल पूछना। एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, नहीं समझ में आएगा कल पूछ लेना, फिर से बताऊंगा, बट एक बार समझने की खुद से कोशिश करना कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। नहीं आएगा तो बता दूंगा। ये क्या वैदिक मैथ्स है? क्या वैदिक मैथ्स में नहीं पढ़ाता हूँ। वैदिक मैथ अपने आप में एक बहुत बढ़िया फील्ड ऑफ स्टडी है, बट वैदिक मैथ्स का आपकी कैलकुलेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सो आई डोंट टीच वैदिक मैथ्स, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स कुछ नहीं है, मेरे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो वैदिक मैथ्स हो, ठीक है। ऑलराइट, ये क्या सवाल है? कौन सा सवाल है यार? बहुत सारे सवाल है इसमें तो। एक आर्टिकल को सेलिंग प्राइस पे बेचने पर एक ट्रेडर को 10% का नुकसान हुआ। तो भैया किसी ने 100 रुपए में कोई सामान बेचा, तो कह रहा है उसको 10% का नुकसान हुआ, तो ये सिनेरियो है। फिर इसको 92 में बेच दे, कह रहा है अगर 8% और कम में बेचा जाए तो उसको कितना मुनाफा होगा, ये आपको बताना है। अगर कोई चीज 100 रुपए में बेची गई है, ठीक है, आप एक काम कर लो, आप कॉस्ट प्राइस को ही 100 मान लो, ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो आपकी चीज 90 में गई, अब 90 की चीज को आप 8% और कम में बेच रहे हैं, तो 90 का 8% 7.2 होता है, ठीक। तो बताना हमें क्या कि क्या मुनाफा होगा। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड फॉर 8% लेस देन इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस? बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, a trader incurs a loss of 10%. What will be the profit percentage if the article is sold for 8% less than its actual selling price? क्या मजाक चल रहा है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेचने पे ही उसको 10% का नुकसान हो रहा है यार। अगर आप 8% और कम में बेचोगे तो नुकसान तो और ज्यादा होगा। क्या बकवास ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर? कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। लॉजिकली बताओ आप मुझे, कैसे सही हो सकता है? तुमने एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे तब बेचा है जब आपने उसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेचा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ट्रेडर को ऑलरेडी 10% का नुकसान हो रहा है। अब तुम कह रहे हो कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, अगर हम उसको 8% और कम दाम में बेच रहे हैं तो नुकसान और हो जाएगा, देयर विल बी मोर नुकसान। हाउ यू कैन गेट ए प्रॉफिट? सवाल ही नहीं उठता है, 10 से और ज्यादा नुकसान होगा। absurd क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी कल बताते हैं, चलो कल मिलेंगे।